नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सर आज फिर अपने इस पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने आया हूं। आज मैं आपको आज ही 6 जनवरी को रविवार के दिन शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसको आप सुपर टेट कहते हैं उसके विषय में धमाकेदार चीज बताने वाला हूं। साथ ही साथ एक दो अन्य बातें मैं आपको और बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत जानकारी होगी। आज मैं इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको ये दावे से कह सकता हूं कि मैंने अपने इस पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे जो दावे किए थे वो फिर से सिद्ध हो गए। पिछली 68,500 का यूपी टॉपर मैंने दिया और फिर मेरी ये गारंटी है कि इस बार भी यूपी टॉपर मेरा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन, मैं इलाहाबाद में कोचिंग पढ़ाता हूं, ये सभी लोग जानते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन मैंने जितनी भी चीजें इस सुपर टेट की क्लासेज में बताई थी, आज मैं ये पेपर के माध्यम से आपके पास उसको और डिस्क्राइब करना चाहता हूं उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल से संबंधित है। बहुत से लोग कह रहे थे कि इसका कोई मायने नहीं रहता, ये सबसे कम आता है। इस पेपर में आज मैं गिनती करके आपको 32 क्वेश्चन, फिर से सुन लीजिए, 32 क्वेश्चन फिर से दिखा रहा हूं और सीरियल वाइज उनके आंसर भी बताता जाता हूं जिसके आधार पर आप अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ये पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके पास लाइव क्लासेस बहुत ही जल्द प्रोवाइड करने वाला है रेगुलर वे में। इस यूट्यूब के अलावा भी रेगुलर क्लासेस होम साइंस, गृह विज्ञान की, साथ ही साथ यूजीसी फर्स्ट पेपर की और एजुकेशन की। इसके अलावा पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल ने अब अपना और विस्तार कर लिया है। अब ये कोचिंग खुद अपने ऑफलाइन मोड में आ गई है। जी हां, ये कोचिंग खुद अपने ऑफलाइन मोड में आ गई है और इसी नाम से इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज हम कहते हैं, इलाहाबाद में, प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास डायमंड जुबली हॉस्टल के सामने ये कोचिंग अब खुद से रन होगी इसी नाम से, पार्थ एजुकेशन के नाम से। अभी तक आपने यूट्यूब पर इसका धमाल देखा, अब आप इसको ऑफलाइन मोड में भी देखेंगे। इसलिए आप में से जो मित्र यार जो भी यूपीटीटी, सीटीटी, लिखित परीक्षा, केवीएस, डीएसएसबी इत्यादि के साथ साथ नेट के साथ साथ होम साइंस, यूजीसी फर्स्ट पेपर की कोई भी सेवाएं लेना चाहता हो, वो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास डायमंड जुबली हॉस्टल के सामने पार्थ एजुकेशन कोचिंग में आ सकते हैं या 9451216656 इस नंबर पर अपना आके संपर्क कर सकते हैं। अब आती है बारी आज के पेपर की। आज के पेपर में मैं आपको कोई भी क्वेश्चन कोड नहीं बताऊंगा, मैं सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस बताता जा रहा हूं, उसका हल बताता जा रहा हूं, उसके आंसर बताता जा रहा हूं। आप लोग उनके माध्यम से अपने आंसर का मूल्यांकन कर लेंगे और इसमें से कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि आपने पढ़ाया नहीं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरी नोट्स मार्केट में बिकती है, मैं उसमें 1 रुपए भी नहीं लेता। आप जाके उन नोट्स में इनका मिलान कर लीजिएगा, ये चीजें आपको हूबहू उसी तरीके से मिलेंगी। देखिए, पहला प्रश्न जो पेपर मेरे हाथ में है उसमें पहला प्रश्न है गैने के अधिगम सोपानकी का सही क्रम। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, पिछली बार भी 68,500 में एक क्वेश्चन इसका पूछा था। इस बार भी, पिछली बार प्रश्न पूछा था गैने के अधिगम सोपानिकी का सबसे उच्चतम स्तर और इस बार पूछा है क्रम पूछा है। तो क्रम में इसमें देखिए, गैने ने अधिगम सोपानिकी के 8 स्टेप बताए हैं। 8 स्टेप में धीरे धीरे करके ऊपर की ओर क्रमिक विभाजन होता जाता है और उसी के आधार पर प्रक्रिया चलती है। उन 8 स्टेप में से पहला देखिए, पहला जो होता है आपका, पहला आपका संकेत अधिगम होता है। संकेत अधिगम के बाद दूसरा आपका होता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम होता है। उद्दीपक अनुक्रिया के बाद तीसरा जो होता है, तीसरा आपका श्रृंखला अधिगम होता है। श्रृंखला के बाद चौथा जो होता है शाब्दिक अधिगम होता है। शाब्दिक के बाद पांचवा जो होता है बहुविभेदन अधिगम होता है। पांचवे के बाद छठवा जो होता है वो संप्रत्यय अधिगम होता है या प्रत्यय अधिगम होता है। फिर छठवां संप्रत्यय अधिगम हो गया। सातवां आपका नियम या सिद्धांत अधिगम हो गया और आपका लास्ट में समस्या समाधान अधिगम हो गया। तो इसके आधार पर जो आपका इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, इस प्रश्न का उत्तर है संप्रत्यय, संप्रत्यय अधिगम, संप्रत्यय के बाद नियम अधिगम और नियम के बाद आपका समस्या समाधान अधिगम। ये आपका गैने वाले प्रश्न का उत्तर बनेगा।
दूसरा प्रश्न है जो मेरे हाथ में पेपर है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। तो मैं आपको बता दूं, जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी होती है समावेशी शिक्षा में, उसी में सृजनात्मक बालक आते हैं। सृजनात्मकता के जो जन्मदाता हैं E.L. टोरेंस हैं। E.L. टोरेंस ने सृजनात्मक बालकों की समस्या समाधान की प्रक्रिया में कुछ तथ्य बताए हैं। उन तथ्यों में से जो इसमें दिया है, कौन किस पर समस्या समाधान में ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसका आंसर होगा आपका अनुवादन। ये आपका प्रश्न का उत्तर होगा अनुवादन, ट्रांसलेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहां स्थित है। मेरे हर नोट्स में मैंने हर बच्चे को यूपीटीटी में भी और सुपर टेट में रिटन की क्लास में भी लिखाया है, बताया है। आप नोट्स में चेक भी कर सकते हैं कि विशिष्ट बालकों में दिव्यांगता के 4 होते हैं। एक होता है NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप देहरादून। फिर NIHH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप, ये आपका मुंबई में है। फिर NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, ये आपका कलकत्ता में है। फिर NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप, ये आपका सिकंदराबाद तेलंगाना में है। तो राष्ट्रीय अस्थिबाधित विकलांग संस्थान जो है ये आपका कलकत्ता में स्थित है। इसके बाद मित्रों मैं आपको बता रहा हूं कि 32 क्वेश्चंस आए हैं। 32 क्वेश्चंस में भी अगला जो क्वेश्चन है मापन और मूल्यांकन का एक चैप्टर है। मैंने अपने यहाँ हर छात्र को मापन बताया है। मापन की प्रक्रियाओं में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें होती हैं, जब समूह के कई आंकड़ों की जगह एक आंकड़े रखे जाते हैं तो उसी माप को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। उसी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में मीन, मीडियन और मोड होता है। मीन, मीडियन, मोड की प्रक्रिया होती है। अब इसमें प्रश्न पूछा है, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नलिखित है, तो उसकी माध्यिका या मीडियन क्या होगा। तो देखिए इसमें दिया है 13, 13 के बाद दिया है 14, 14 के बाद दिया है 18, 18 के बाद दिया है 16, 16 के बाद दिया है 19, 19 के बाद 12। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हम आरोही या अवरोही क्रम में रखेंगे। तो 12, 13, 14, 16, 18, 19। उसके बाद ये सम संख्याएं हैं, तो सब संख्याओं का फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। इस फार्मूले से आप निकालेंगे तो 6 में से 2 का भाग करेंगे तो तीसरा पद, तीसरे पद का मान आपका दिया है 14, चौथे पद का मान दिया है 16/2, तो 30/2 बराबर आपका आंसर आएगा इसमें कितना, 15। तो इनकी माध्यिका जो आएगी 15 आएगी। उसके बाद मैं अपने हर छात्र को फिर से, मैंने बहुलांक में बहुत से लोग ये नहीं बताते हैं, बहुत से टीचर नहीं समझाते हैं, लेकिन मैंने अपने हर छात्र को ऑफलाइन और अपनी नोट्स और हर जगह समझाया। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में मोड का एक फार्मूला होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। लेकिन इसमें पूछा है केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापों में आनुभविक संबंध है। तो देखिए अब इसी फार्मूले को हम निकालते हैं। हम 3 मीडियन को इधर रख लेते हैं, तो 3 मीडियन इक्वल टू, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मोड प्लस 2 मीन हो जाएगा। जब मोड प्लस 2 मीन हो जाएगा तो देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है 3 माध्यिका बराबर बहुलांक प्लस 2 माध्य। यही आपका आंसर इसमें सही होगा। अगला प्रश्न आया, एक चीज और आपको यहां सबको बता देना चाहता हूं, इसमें कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं, उसके भी आंसर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं तो वो भी आपको आसानी होगी रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल करने में। अब इसमें जो साइको का अगला प्रश्न है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य। देखिए जीवन कौशल अंतिम वाला पार्ट था, जीवन कौशल ये हमने अपने हर नोट्स में हर जगह बताया है। जीवन कौशल का मूल उद्देश्य होता है किसी भी बालक में विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास करना। जो बालक में विभिन्न प्रकार की क्षमताएं होती हैं उन्हें जगाने के लिए, उन्हें विकसित करने के लिए बालकों में जीवन कौशल की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा पहला। इसी जीवन कौशल के पार्ट में ही अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति। तो मैंने फिर से हर छात्र को बताया है, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो दिया वो मैकडूगल का है। मैकडूगल का अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है।
अगला प्रश्न है सहानुभूति कौशल में व्यक्ति, तो याद रखिएगा सहानुभूति कौशल एक सिंपैथी स्किल होती है जिसमें टीचर शिक्षक जो होता है नॉर्मल कंडीशन में किसी भी शैक्षणिक प्रक्रिया में शिक्षक को सहानुभूति न रख के तदनुभूति रखनी चाहिए, लेकिन कभी कभी बच्चा किसी भी कारण से अपनी जब परेशानियों को समस्याओं को शिक्षक को नहीं बता पाता तो वहां इस कौशल का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे की परेशानियों को समझने के लिए किसी भी शैक्षणिक प्रक्रिया में हम सहानुभूति कौशल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है पुरस्कार किस प्रकार की प्रेरणा है। तो पिछली बार आपको याद होगा दंड का क्वेश्चन पूछा था और मैंने बताया था दंड कोई भी पुनर्बलन नहीं होता। बहुत से लोग बताते हैं दंड नकारात्मक है, लेकिन नकारात्मक नहीं होता, दंड किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं होता। इस बार पूछा पुरस्कार, तो याद रखिए पुरस्कार सकारात्मक या धनात्मक पुनर्बलन है और प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जब आप किसी को पुरस्कार देते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से उसकी अधिगम शैलियां प्रभावित होती हैं। तो इसका आंसर होगा धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष पब्लिश हुआ। मैंने अपने हर बच्चे को और हर नोट्स में पीछे इसका एक पूरा का पूरा टाइप मटेरियल दिया था जिसमें आप देखेंगे तो 1 अप्रैल 2010 से इसे पूरे भारत में लागू किया गया। पहले ये जो अधिकार अधिनियम बना ये जनवरी 2010 में ट्रायल के लिए साउथ में लागू किया गया, फिर मार्च 2010 में पूरे भारत के 40 जिलों में लागू किया गया और अंत में इसकी सफलता के कारण 1 अप्रैल 2010 से इसे पूरी तरीके से प्रभावी ढंग से लागू किया गया। अगला प्रश्न है मित्रों मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करता है। तो देखिए ये कोटेशन है, पूछा है ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो मेरा व्यक्तिगत मत है कि ये कोटेशन मुझे कहीं मिली नहीं है, लेकिन जहां तक है कि अरस्तु के साथ मैं जाना चाहूंगा। लेकिन एक चीज और बता दूं, क्योंकि एक बुक में मैंने देखा है वहां कुछ इससे मिलती जुलती कोटेशन है जो ह्यूम की भी है, लेकिन मैं जो मानता हूं अरस्तु मानता हूं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल होगा, जो मैं क्लियर करके आपको कुछ दिन में बता दूंगा। अभी आपको मैं आंसर, लेकिन अरस्तु या ह्यूम, लेकिन ज्यादातर चांस है अरस्तु के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अभिप्रेरक है। तो देखिए अभिप्रेरणा जो होती है, अभिप्रेरणा में ऐसे तत्व जो किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करते हैं वो अभिप्रेरक होते हैं। अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक होता है, एक सामाजिक होता है। जैविक जो हमें जन्म से मिले, जैसे इसमें आंसर भी दिया हुआ है एक ऑप्शन में भूख प्यास, ये हमें जन्म से मिलते हैं। तो जन्म से मिलने के कारण ये सामाजिक ना होके आपके अजैविक हो जाएंगे। लेकिन आत्मगौरव जो होता है, आत्मगौरव इसमें एक सामाजिक अभिप्रेरक के रूप में आपके सामने आता है, उसका काम करता है। अगला प्रश्न है अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों को इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। तो यहां देखिए अभी मैंने आपको सृजनात्मकता के विषय में बताया भी था, इसका आंसर होगा सृजनात्मकता। क्यों? क्योंकि जब कभी भी कोई भी बालक परंपरागत चिंतन प्रतिमानों से हटकर नवीन विचारों, नवीन क्रियाओं, नवीन योग्यताओं, मौलिक चिंतनों, नवीन आविष्कारों को धारण करता है तो वो सृजनात्मक बालक होता है। अगला प्रश्न है व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो मित्रों मैं फिर बता दूं, इस बार मैंने अपने हर क्लास में निर्देशन के प्रकार बताए हैं। निर्देशन में कई प्रकार बताए थे, कई प्रकार में बताया था। मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, एक होता है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा होता है व्यक्तिगत निर्देशन और तीसरा होता है सबसे मुख्य रूप से व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन की शुरुआत 1905 में अमेरिका के बोस्टन नगर में फ्रैंक पार्सन्स, इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पार्सन्स, तो फ्रैंक पार्सन्स ने सबसे पहले अमेरिका के बोस्टन नगर में वोकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन की शुरुआत की, जिसके बाद 1908 ईस्वी में अमेरिका के बोस्टन नगर में ही वोकेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया हुआ है एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मूल्य को स्वीकार किया है। तो मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी ने शैक्षिक मूल्यों में समानता और सहयोग को स्वीकार किया हुआ है। तो ये आपके ऐसे प्रश्न थे जो मैंने हर प्रश्न के उत्तर आपको दिए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के हैं, उसके आंसर भी मैं आपको दिए देता हूं। पहला प्रश्न था ए बी की बहन है, सी बी की मां है, डी सी का पिता है, ई डी की मां है, तो ए का डी से क्या संबंध। तो इसका आंसर जो आएगा मित्रों वो आएगा पौत्री। पौत्री का मतलब होता है ग्रैंड डॉटर। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो उसमें दिया हुआ है एम के,
इज टू 169/121, देन डबल इज टू JH दिया हुआ है। तो मित्रों इसका आंसर आएगा आपका 100/64, 100/64। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर। तो इसका आंसर शायद मुझे लग रहा है 20√2 आएगा, 20√2 आएगा। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड। तो इसमें कौन सी संख्या एंड के लिए? तो इसका आंसर जो आएगा आपका 8 आएगा मित्रों, 8 आएगा इसका आपका आंसर। अगला प्रश्न है, किसी संकेत में फोर्स को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में CULPRIET को क्या लिखा जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा आपका CVNSVNZ, इसका आंसर आएगा। ये आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेक्शन जब होते हैं या बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो एक नंबर भी आप पर भारी पड़ सकता है। इसी तरीके से अगली बार हम आते हैं। इसके बाद देखिए, जो मेरे हाथ में पेपर का सेट है उसमें जो दिया हुआ है वो शिक्षण कौशल का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला है, शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया, ये भी सही है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया, ये भी सही है। लेकिन चौथा जो दिया हुआ शिक्षण के संदर्भ में, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, ये गलत है। और यही पूछा है कि कौन सी सही नहीं है, तो यही शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, यही सही नहीं होगा। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है। तो मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था नामांकन संख्या में वृद्धि, जिससे बच्चे कम से कम भोजन के लालच में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नामांकित कराया जा सके। अगला प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन आपको मैंने सबको बताया है, थार्नडाइक ने। मेरे YouTube चैनल पर ये अवेलेबल भी है। पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, ये आपकी डिसलेक्सिया है, जो पढ़ने और लिखने दोनों की अक्षमता है। अगला है, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो ये रोजर्स की कोटेशन है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम अपव्यय और अवरोधन, तो हर्टांग समिति। अपव्यय और अवरोधन का मतलब होता है जब कभी भी एक ही कक्षा में बच्चा बार बार फेल हो जा रहा है या बच्चा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे रहा है। तो जब कोई बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसको अपव्यय कहते हैं, और एक ही कक्षा में 1 साल से ज्यादा समय तक पढ़ता है तो उसको अवरोधन करते हैं, जिसकी शुरुआत की हर्टांग समिति ने। परम शून्य, तो ये 4 स्केल होती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। परम शून्य जो होता है वो आनुपातिक होता है। अगला है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक, तो मैं आपको बता दूं ये पूर्व ज्ञान होता है। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, मैंने अपने हर छात्र को इसकी प्रोवाइड मटेरियल दिया है 2005। अगला है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है। ये कोटेशन जो है ये कैंपबेल की कोटेशन है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दिव्यांग जनों की शिक्षा के लिए स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, विकासात्मक दिशा का नियम, तो देखिए इसमें बहुत से लोग आपको मस्तकाधोमुखी नियम, लेकिन इसका गलत है, इसका केवल आंसर 2 सही होगा, निकट से दूर का नियम। अगला है, मार्गरेट मील के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नताओं में सबसे महत्वपूर्ण कारक, तो मार्गरेट मील ने सांस्कृतिक कारक को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। ब्रेल लिपि, लुईस ब्रेल इसके जन्मदाता हैं, जिसका प्रयोग हम दिव्यांग बालकों में, दृष्टिबाधित बालकों के लिए करते हैं। प्राचीन अनुबंधन मैंने अपने हर बच्चों को बता रखा है, पावलोव की थ्योरी को कहते हैं। हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक, ये गाल्टन की लिखी पुस्तक है, गाल्टन ने लिखा है। और अंतिम प्रश्न है, कौन सा कारक बालक के विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोजतहा चोट और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा मित्रों उपयुक्त सभी। इस प्रकार आप अपने बुकलेट में आज जाके काउंट कर लीजिए, 32 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसके, और 5 क्वेश्चन मैंने आपको रीजनिंग के भी बता दिए। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको एक सूचना और देना चाहता हूं कि पार्थ एजुकेशन दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर
जो उसको बनाया गया था उसका मूल लक्ष्य था कि किसी भी नीडी बच्चे की हेल्प हो। इसीलिए ये अपने कार्यक्रम को दिन प्रतिदिन विस्तारित करता जा रहा है। और इसी क्रम में 12 जनवरी को, फिर सुन लीजिए, 12 जनवरी को यहाँ संगम तट पर हनुमान मंदिर के सामने एक भंडारे का आयोजन किया गया है छात्रों की मंगल कामना हेतु। ये किसी व्यक्तिगत का नहीं है, ये सामूहिक छात्र का है, शिक्षक का है, उनके परस्पर संबंधों को और मधुर बनाने का है। हर नीडी बच्चे की हेल्प हो और साथ ही साथ इस एग्जाम में, साथ ही साथ अपने आने वाले भविष्य में आप और उज्जवल भविष्य की इच्छुक हो, उसकी कामना करते हुए इसको मैं रख रहा हूँ। तो आप सभी से उम्मीद है कि 12 जनवरी को वहाँ सम्मिलित होकर इसमें सहयोग करें। और आपका अपना काम है जहाँ पर ऊपर वाले के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन आज मैंने यह बता दिया। अगर फिर भी कोई समस्या होती है 9451216656 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।